हेलो, जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद आसिम और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम सीरीज। आज हमें चैप्टर नंबर 11 पे आज हमें पढ़ाई करनी है, अपने चैप्टर को पढ़ना है। हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एक पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया है और स्पेक्ट्रम में चैप्टर नंबर 11 जो बात कर रहा है, अब वो बात कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की। तो लास्ट वाले चैप्टर में जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करने लग गए थे और वो कुछ ना कुछ डिमांड्स को रेज कर रहे थे। ठीक है, तो आप समझोगे, आप ये देख रहे थे लास्ट वाले क्लास में कि यार 1870s के आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने कांग्रेस के बनने से पहले। हमने जैसे कुछ नाम देखे थे, हमने देखा था इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना था, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, अब उसमें एक नेशनल वर्ड जुड़ने लग गया था, यानी कहीं ना कहीं एक पूरे देश की बात होने लग गई थी, है ना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, है ना, एंड ऑफ कोर्स लाइक आनंद मोहन बोस। तो इस तरह के नाम जो है जुड़ रहे थे और वो नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात ऑलमोस्ट कर रहे थे। और ऐसी आप देखोगे कि 1870s और 1880s के बाद 1883, 1885 इधर एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स होती हैं, 1885 में भी होती है और फिर 1885 दिसंबर में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो आज हम इस चैप्टर में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक पार्ट ये है, छोटा सा चैप्टर है, एक पार्ट उसमें ये है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, क्या ये कांग्रेस जो बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या ये एक सेफ्टी वॉल्व था, यानी कि क्या ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो सिंपली एक तरह से चीजों को सप्रेस करने के लिए था, ऐसा था कि भाई चीजें बहुत बॉइल, कोई ब्लास्ट ना हो, एक तरह का कुशन बनाया गया था कांग्रेस को कि जो जनता भारत की है ना, वो कांग्रेस को पीट लेगी, कांग्रेस को मुक्के मार लेगी, है ना। यही मतलब एक तरह का कुशन टाइप का था अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेजों तक चीजें नहीं पहुंचेंगी उतने हार्श रियलिटी के साथ, है ना, यानी कि उसको पहले कहीं ना कहीं जो है वो शट डाउन या उनको सप्रेस जो है वो कर दिया जाएगा। तो हम ये भी देखेंगे कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, हम देखेंगे कि यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी, वो क्या है, और यहां पर बिपिन चंद्रा सर ने किस प्रकार से इसको ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह भी बोला है। ये सारे फैक्टर्स यहां समझेंगे। फिर उसके बाद कुछ मॉडरेट्स कौन थे, मॉडरेट्स के क्या क्या यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, हम उसको डिस्कस करेंगे, उनकी अप्रोचेस क्या थी वो देखेंगे, एंड देन फाइनली हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। आइए समझते हैं, जितनी बातें मैंने बोली आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। लेट अस स्टार्ट। एक छोटा चैप्टर है, इसका पीडीएफ आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो यहां से आके इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा। सो 4 पोर्शंस में इसको पढ़ना है। छोटा सा पोर्शन है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एरा ऑफ मॉडरेट्स, ये मॉडरेट्स कौन है इसको हम जानेंगे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। देन ये हमने देख लिया, एंड देन इवोल्यूशन, यानी कि हम इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करेंगे कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे और थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, समझना शुरू करते हैं और बढ़ते हैं। कुछ यहां पर मैं पीवाईक्यू भी लेके आया हूं मेंस के। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ऐसे सवाल पूछे गए हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। ये आप देखिए, कमेंट करना था, 2021 के मेंस में सवाल पूछा गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। देन व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम आइडियोलॉजी, यानी कि आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है इसमें कि भाई क्यों ये मॉडरेट्स क्यों फेल कर गए, है ना। यानी कि यस, दे हैड गिवन सम कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसके बाद भी उनको थोड़ा उनको वो सक्सेस नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, ठीक है। तो वो बात हो गई यहां पर। देन उसके बाद ये सवाल 2017 में पूछा गया है मेंस के अंदर। देन एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रिनासा एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो कैसे यहां पर एक नेशनल अवेकनिंग, जो नेशनल आइडेंटिटी बन रही थी, और जो इंडियन रिनासा का फेज था, यानी कि वो जो फेज था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का, और ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात होने लग गई थी, इनके बीच में क्या क्या लिंकेजेस है, ये थोड़ा सा यहां पर लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और साथ में यहां पर कुछ पीवाईक्यूज भी मैंने दिए प्रीलिम्स के, तो आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और इसके आंसर जो है वो आप दीजिएगा। और मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग ना शायद लेक्चर्स देख नहीं रहे हो, क्योंकि आप लोग मुझे आंसर नहीं कर रहे हो। थोड़ा मुझे इसमें लग रहा है कि यार यू पीपल आर नॉट स्टडिंग, पता नहीं क्या जो भी है। प्लीज गाइस इसको देख लीजिए, आप लोग अच्छे अच्छे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूं, इसीलिए जनरली आप देखोगे ये चैप्टर्स बड़े बड़े बने हुए हैं और मैंने कई जगह देखा है कि इससे ज्यादा वीडियो लेंथ में बने हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम लेंथ में ना आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूं सारा का सारा। बाकी आप बुक से रेफर कर ही रहे हो, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, आप देख रहे हो कि 1870s से लेकर 1880s, ये वो दौर है। आप एक बात इस चीज को अभी मैं बता रहा था आपको, ये वो दौर है जब ग्राउंड टोटली प्रिपेयर्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का, है ना। तो ग्राउंड्स आर प्रिपेयर्ड, राइट। ग्राउंड्स प्रिपेयर्ड, ग्राउंड्स टोटली प्रिपेयर हो चुका है।
फॉर काहे के लिए, किस चीज का ग्राउंड प्रिपेयर है, फॉर एन ऑल इंडिया, एक पैन इंडिया ऐसी संस्था बनाने के लिए, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन यहां पर फॉर्म करने के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो चुके थे, है ना, पूरा कंडीशंस राइट थी। कैसे कह सकते हैं हम ये ग्राउंड प्रिपेयर्ड है, कैसे कह सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल यहां पर आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखिएगा टाइमलाइन, समझिए यहां पर कि 1876 में क्या होता है, सीरिक्स 1876 में एक संस्था यहां बनाई गई जिसको क्या बोला गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। याद करिए, कोई अलग संस्थान नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बाय होम, किसने बनाई थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, राइट, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि हां, एक नेशनल वर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। यानी कि अभी आप इससे पहले देख रहे थे मद्रास प्रेसिडेंसी, आप देख रहे थे पुणे सार्वजनिक सभा, यानी कि रीजनल नाम थे, रीजनल। लेकिन यहां से आप देखोगे इंडियन नेशनल एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसा इनका आइडिया था जो पूरे भारत को कैच कर रहा था, वो आइडियाज ले रहे थे, ठीक है। तो 1876 में ये आप देखोगे इसकी स्थापना हुई। नॉट ओनली दिस, अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने और भी चीजों की स्थापना करी। जैसे आप देखोगे ये इस पीरियड के बाद 1883 के आसपास आप देखोगे, 1883 देखिए, यू विल सी अराउंड 1883, 1885, 1885, इन दोनों सालों में यू विल फाइंड कि यहां पर भी एक संस्था बनी गई थी और इसकी मीटिंग हुई थी, और वो उसका कौन सा था, दैट इज मतलब बन तो पहले गई थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसको बनाने का जो यहां पर जो क्रेडिट है वो जाता है अगेन द सेम पर्सन, दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं, कैसे ये बात फिट होती है। हम कैसे कह सकते हैं कि ग्राउंड्स आर प्रिपेयर्ड, बिकॉज हम ये देख रहे हैं यहां पर दोनों तरफ से कि भाई ग्राउंड प्रिपेयर्ड कैसे हैं, कि ऑलरेडी इस प्रकार की संस्था बनी हुई है 1876 के अराउंड। आप देखोगे इसका कॉन्फ्रेंस 1883 में भी हो रहा है, 1885 में भी हो रहा है, उस साल भी हुआ जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, ठीक है। बट फाइनली आप देखोगे, यू विल फाइंड कि देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, एक व्यक्ति थे, एक वो रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट है, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। सुना होगा आपने सब चीजें ना, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, बट लेट अस फील दिस चैप्टर, थोड़ा फील करेंगे इस चैप्टर को। तो ये एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। अब इन्होंने यहां पर, ये जिनका नाम था A.O. ह्यूम, इन्होंने पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाइनली ऑर्गेनाइज कराया, 72 डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आप देखोगे तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के अंदर, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट कि इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था व्हाट, ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो सेशन कहां हुआ था, एट गोकुल तेजपाल कॉलेज, कहां पर, बॉम्बे, ठीक है। और दिस ऑफ कोर्स कब हुआ, 1885 दिसंबर 1885, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि A.O. ह्यूम जो कि एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने, आप देखोगे तो बॉम्बे के जो लीडर्स थे उनको मोबिलाइज करना शुरू किया। नॉट ओनली बॉम्बे, मद्रास के जो लीडर्स थे, जो कलकत्ता के लीडर्स थे, उनको मोबिलाइज किया, है ना, कि हमको इस प्रकार का एक संस्थान बनाना है, हमको एक ऑल इंडिया लेवल पे एक बॉडी बनाएंगे जो कि बेसिकली क्या करेगी, कि अभी क्या होता है ना, हम लोग इतने सारे बटे हुए हैं, है ना, अगर हम लोग एक संस्थान बना लें तो सारे लोग जो है वो उसी के पास जाएंगे, अपने ग्रीवियांसेस को बताएंगे। तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा बेंचमार्क बन जाएगा, या फिर कह सकता हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहां पर हिंदुस्तान के सभी लोग अपनी दिक्कतों को लेकर जाके वहां बात रखेंगे, और फिर वही संस्थान जो होगी वो जाके अंग्रेजों के सामने
पेज चीजों को रखेगी वो बेटर होगा, बिकॉज अभी अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी बातें जो है यहां पर बोली गई थी। ठीक है, तो अभी यहां पर अगेन इसमें थ्योरीज अलग अलग हैं कि ए ह्यूम ने इसको क्यों बनवाया था, क्यों बनाया था, है ना। इसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आएगी, इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर यहां पर सेशन जो है वो होता है। ठीक है, और ये गोकुल, एक्चुअली नाम है गोकुल दास, इसको करेक्ट कर लीजिए, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, पूरा नाम लिख लीजिए। कहां पर हुआ? गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। ठीक है, अब इस कॉलेज में आप देखोगे जब मीटिंग हुआ तो यू विल फाइंड कि यहां पर 72 डेलीगेट्स आते हैं, 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग में। और इस पर्टिकुलर मीटिंग को हेड करता है कौन? उमेश चंद्र बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी इसको हेड करते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ आपको पता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे इसके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हुए, है ना। होता क्या था, एक बार ये बन गई, मतलब एक बार इसकी मीटिंग हुई दिसंबर 1885 में, उसके बाद हर साल कांग्रेस दिसंबर में मिला करती थी। 1886 में मिली, 1887 में मिली, 1888 में मिली। ठीक है, तो हर साल दिसंबर में मिलती थी। एक बार ऐसा भी हुआ था कि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 1892 का जो मीटिंग होगा कांग्रेस का ना, वो हम लोग करेंगे लंदन में, ऐसा भी डिसाइड हुआ था। लेकिन फिर 1891 में वहां पर चुनाव हो गया, इंग्लैंड में चुनाव था, ब्रिटेन में, और जब चुनाव होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, बड़ा काफी सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती है, तो वो ऐसा माहौल नहीं था कि वहां मीटिंग हो पाती। फिर वो 1892 की मीटिंग या फिर ये जो कांग्रेस का सेशन है वहां होना था लंदन में, वो कैंसिल हो गया और फिर वो कभी भी उसके बाद लंदन में ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, बट एनीवे यहाँ पर 72 डेलीगेट्स थे और उमेश चंद्र बैनर्जी जो है वो यहाँ पर इसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ फैक्ट है जो आपके बुक में दे रखा है, उसको आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना। इट इज जस्ट समथिंग जो आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, जैसे आप इसको मेंशन कर लीजिए। लाइक दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी का इसमें फैक्ट ध्यान रखना कि उनके थ्री टाइम्स ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, आईएनसी के ये प्रेसिडेंट 3 टाइम्स रहे। ठीक है, एक तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आपको किताब में दिया हुआ है। दूसरा फैक्ट जो आप यहां पर याद रख सकते हैं, कि यहां पर एक वुमेन के हम कंट्रीब्यूशन को यहां पर दिखाने के लिए क्या कह सकते हैं कि देयर वाज अ पर्सन, हर नेम वाज कदम्बिनी गांगुली। तो 1892 में, नाउ शी वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, एंड बेसिकली शी एड्रेस द कांग्रेस सेशन इन 1890। कदम्बिनी गांगुली, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नोट कर सकते हैं। इन 1890 हुआ क्या, नोट कर लीजिएगा। इन 1890 कदम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कदम्बिनी गांगुली आप बेसिकली देखोगे तो एड्रेस्ड द कांग्रेस सेशन को ये एड्रेस किया। और बड़ी बात क्या थी कि कांग्रेस के सेशन को एक फीमेल एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लीज यहां पर नोट कर लीजिए। फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, क्लियर। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको यहां क्लियर हो गई होंगी, फैक्ट्स आपको यहां पर समझ के आ गए होंगे। चलिए, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं कि भाई नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, ये जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी कुछ यहां पर थ्योरीज रखी गई थी कि क्यों बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर यहां पर 2 थ्योरीज है, इनफैक्ट अलग अलग थ्योरीज है। आइए उसको समझते हैं। जैसे एक थ्योरी यहां पर क्या कहती है कि भैया ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये सेफ्टी वॉल्व, या इसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व बोला गया था उसको, कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया गया। समझते हैं क्या है ये, और इसी को लेकर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी यहां पर आती है। तो इस थ्योरी को हम लोग जानेंगे, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थ्योरी जो बोल रही है। ठीक है, और दूसरा यहां पर थ्योरी आती है, उसको भी नोट करिएगा, दैट इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, दैट इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। चलिए देखते हैं। देखिए, सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या था, जैसे नाम से पता चल रहा है सेफ्टी वॉल्व। वॉल्व क्या होता है ना, आपको समझ सकते हो, नल वल में क्या होता है, एक वॉल्व होता है ताकि पानी का लीकेज ना हो, है ना। अगर कुछ हो तो स्लो हो, वॉल्व लगा रहता है तो पानी का लीकेज होने नहीं देता है। तो टाइप ऑफ थिंग इज कि भाई इसे मान लीजिए कि अभी ये यहां पर ब्रिटिश बैठे हैं, ये यहां पर ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, ये हमारा इंडियन मासेस हैं। ठीक है, ये हमारे इंडियन मासेस हैं। ठीक है, दे आर द इंडियन मासेस।
राइट। तो बेसिकली अभी क्या होता है कि इनके अगर ये बॉयल डाउन होते हैं, अगर ये इनका गुस्सा फूटा है ना, अगर इनका गुस्सा फूटता है अभी तो क्या होता है, ये सीधे जाते हैं और इनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन सीन, यही हो रहा था अभी तक, है ना। 1857 के रिवोल्ट में अल्टीमेटली यही होता है, डायरेक्ट क्लैश देखने को मिलता है। तो एक्चुअली अंग्रेजों ने क्या ऐसा कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व, क्यों ए हमने इसको क्यों बनाया, ताकि एक यहां पर ना एक वॉल्व लगा दिया दोनों के बीच में, ये जो पाइप था ना, इस पाइप में एक वॉल्व लगा दिया कि भाई ये कांग्रेस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप आके यहां पर क्या करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, इसमें यहाँ पर इंडिया के लोग ही हैं, उमेश चंद्र बैनर्जी है ना, दादा भाई नौरोजी, ऑल दिस, तो पीपल विल गो टू दिस पर्टिकुलर, ये जाएंगे लोग और अपनी बातें इनको बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लोग होंगे ये अल्टीमेटली ट्रस्टवर्दी लोग होंगे सरकार के, अंग्रेजों के, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बनाई गई है ये आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्हीं लोग ने बनाया है। तो अल्टीमेटली ये लोग जो है इनके खिलाफ बताएंगे इनको, और वो विद्रोह नहीं होने देंगे, यानी कि जो भी गुस्सा है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। लोग अपना गुस्सा जो है फोड़ना होगा यहाँ फोड़ लेंगे, एक बार अगर गुस्सा लोग फोड़ देते हैं तो आपको पता है लोग क्या होते हैं, तो ठंडे हो जाते हैं। तो बेसिकली यहां पर इसको सेफ्टी वॉल्व कहा गया कि एक तरह का कुशन बनाया गया, अगर फोड़ना है तो इनको फोड़ लो, ये बात यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना। लोगों को गुस्सा यहीं पर ठंडा हो जाएगा, थोड़ा मार पीट लेंगे इनको, इनके खिलाफ गुस्सा निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। वो जो प्रेशर होगा ना, वो गुस्सा होगा ना, वो इस लेवल तक यहां नहीं पहुंचेगा, थोड़ा छन के आएगा ऊपर तक। तो ये सेफ्टी वॉल्व यहां पर थ्योरी जो है वो बोली गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो जो यहां पर डिसकंटेंट राइज हो रहा है लोगों के अंदर, उसको रिलीज करने का यहां पर तरीका था, ठीक है। तो इसको यहां पर मैं ऐसे मेंशन कर देता हूं कि भाई ये जो तरीका है सेफ्टी वॉल्व का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रिलीज ग्रोइंग डिसकंटेंट, तो जो डिसकंटेंट ग्रो हो रहा है उसको रिलीज करने का ये एक यहां पर तरीका हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। सिमिलरली आप अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखोगे, सो इट इज बेसिकली एन ऑफशूट ऑफ सेफ्टी वॉल्व ओनली, सेफ्टी वॉल्व से यहां पर ये निकल के आती है। और इसको आप देखोगे तो ये थ्योरी अगेन मार्क्सिस्ट थ्योरी टाइप की है कि भाई ये जो लोग हैं ना यहां पर इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ये अमीर लोग हैं। कौन अमीर हैं, तो आपको पता है मार्क्सिस्ट थ्योरी अमीर गरीब की बात हो रही है, तो ये अमीर लोग हैं, ये गरीब है ना। और अल्टीमेटली ये थ्योरी भी क्या है कि जो पॉपुलर यहां पर अपराइजिंग हो सकती है उसको अबॉर्ट करना यहां पर इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि भाई क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, अबॉर्ट पॉपुलर अपराइजिंग्स जो हो सकती हैं, अपराइजिंग्स उसको अबॉर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। क्यों, क्योंकि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये लोग यहां पर आप देखोगे तो उसमें यहां पर क्या है, जमींदार थे, इसमें जमींदार लोग थे, है ना। इसमें आप देखोगे तो मतलब पैसे वाले लोग हैं, कुल मिला के ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, ठीक है। तो एक तरह से ये अमीर लोग हो गए, और ये जो नीचे है मतलब जो कॉमन मासेस हैं, जो कॉमन पीपल है, वो आपके गरीब लोग हो गए। कॉमन पीपल इज बेसिकली व्हाट, उसके पास वो पैसा नहीं है, वो क्या है, वो आपका गरीब इंसान है, वो क्या है, वो आपका गरीब इंसान है, ठीक है। दे आर पुअर। तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पर आती है, इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको भी आप, मैं यहां पर हटा के इसको प्लीज राइट, यहां लिख लीजिए, रिलीज ग्रोइंग डिसकंटेंट, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। बट पॉइंट इज कि ये तो दो थ्योरीज चल रही थी, बट क्या सब लोग उसको मानते थे, नहीं, सब लोग उसको नहीं मान रहे थे। देयर वर मॉडर्न स्कॉलर्स जो उसको नहीं मानते, है ना। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स जो उसको अपोज करते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था। देयर आर सम ऑपोजिशंस टू इट, कुछ ऐसा ऑपोजिशन भी है, उनका कहना था नहीं ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे बिपिन चंद्रा, ठीक है, हम बात करेंगे बिपिन चंद्रा सर की, ठीक है। तो इनका क्या कहना था कि भैया ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये अगर मतलब समझो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया है और इसमें ए.ओ. ह्यूम को यूज किया गया है। ए.ओ. ह्यूम इज यूज्ड एज, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह उनको यूज किया गया। यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, अवेकन कर, लाइटिंग कर देगा, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ये, इसलिए यहां पर ऐसा कह रहे हैं बिपिन चंद्र सर कि भाई ये जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया ना, ये एक तरह का उनको उसको यूज किया गया है लाइटनिंग कंडक्टर की तरह, कि भाई ये लोग है ना, ये है ना जो मासेस को यहां पर अवेकन करेंगे, है ना। ये क्या एक तरह का कैटलिस्ट का काम करेंगे टू ब्रिंग व्हाट, नेशनलिस्ट टुगेदर। तो ये क्या काम कर रहे हैं, क्यों उनको लाइटनिंग कंडक्टर कहा गया है, बेसिकली ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, ब्रिंग टुगेदर, क्या करेंगे, ब्रिंग टुगेदर नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट है उनको साथ में लाने का यहां पर काम जो है वो एऊम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है, नेशनलिस्टिक फोर्सेस जो है उनको एक साथ लेके आएंगे, नेशनलिस्टिक फोर्सेस को एक साथ लेके आएंगे।
तो ये अलग अलग कुछ यहाँ पर थ्योरीज हैं। आई होप आप समझ गए होंगे तीनों बातों को कि क्या क्या चीजें इसमें, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, लेट अस सी कि अभी यहाँ पर हम लोग ने बोला कि इसको हम लोग फाउंडेशन की बात करेंगे, तो यस हम यहाँ पर फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज डन। अब इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, हम देख लेते हैं क्या है इसमें। तो ये मैंने आपको डिस्कस करा ही दिया है ना, फाउंडेशन कैसे हुआ है। तो यहाँ दो सेशंस हुए थे, मैं इसको यहाँ डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी भी है, तो एक बार आप देख लीजिए कि ये सब चीजें देखिए यहाँ पर हमने कवर कर ली है। ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया। देन उसके बाद हमने देख लिया व्हाट इज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, सेफ्टी वॉल्व था कि नहीं था। लाइटनिंग कंडक्टर बोला, अर्ली कांग्रेस लीडर्स कह रहे थे कि ह्यूम को यूज किया गया है एज लाइटनिंग कंडक्टर, है ना, बिपिन चंद्रा सर ने इसको यहाँ पर बोला है। सो ह्यूम वाज अ कैटलिस्ट, लाइक अ कैटलिस्ट इवन, है ना, इफ अंडर द डिस्गाइज ऑफ सेफ्टी वॉल्व, अगर बोला जाए कि हाँ ये डिस्गाइज है, मतलब इवन अगर ये एक तरह का नौटंकी भी थी, डिस्गाइज भी था कि हम सेफ्टी वॉल्व की तरह है, तो भी हम कह सकते हैं कि उनको एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को जो है यहाँ से काफी ज्यादा उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है, क्लियर। नाउ ये पॉइंट आता है, मैं सारी स्लाइड्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी इनको मेंशन कर दिया, तो लेट्स नॉट मेक द स्लाइड वेरी हैवी। ये हाँ, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है कांग्रेस के, तो अब इंटरनेशनल कांग्रेस बन चुका है। नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इंटरनेशनल कांग्रेस के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। नाउ बन चुकी है सर की एक संस्थान, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्वियसली बात है, डेमोक्रेसी करने की बात कर रहे होंगे, है ना, लोगों की भावना, लोगों के लिए आवाज उठाने की बात कर रहे होंगे कि इनको, इनके अगेंस्ट सप्रेशन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, है ना, लोगों के खिलाफ जो काम हो रहे हैं अंग्रेज कर रही है वो ना हो। तो लेट अस सी क्या क्या बोल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टैब्लिश किया जाए, राइट, एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट की बात ये लोग करेंगे, जो कांग्रेस होगी, इंटरनेशनल कांग्रेस होगी, राइट। इसके बाद लोगों को एजुकेट करना है, यानी कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग लेके आनी है, लोगों को पॉलिटिकली यहां पर क्या करना है, पॉलिटिकली एजुकेट करना है, पॉलिटिकली एजुकेट करना है। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर फिर पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होंगे, फिर लोग जानेंगे अच्छा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ है, तो लोग अपना फिर पब्लिक ओपिनियन यहां पर रख पाएंगे, ठीक है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। सेटअप हेडक्वार्टर्स फॉर द मूवमेंट के लिए यहाँ पर हेडक्वार्टर्स क्रिएट किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ। फॉस्टर फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल वर्कर्स, तो जो यहाँ पर नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल वर्कर्स है, जो नेशनलिज्म की बात करेंगे, उनके अंदर एक फ्रेंडली यहाँ पर रिलेशंस हो उनके बीच में, ठीक है। जो डिफरेंट पार्ट्स में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, वो सारे डिफरेंट पार्ट्स में जितने भी लोग हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, बंगाल में, कलकत्ता में, सॉरी आपका मद्रास में, आपका बॉम्बे में, जहां जहां भी काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक फ्रेंडली टर्म्स हो, ये यहाँ पर कोशिश होगी इंटरनेशनल कांग्रेस की। मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस सबको एक जगह लाना चाहता है। इंटरनेशनल कांग्रेस एक ऐसा संस्थान हो गया जहां पर वर्ल्ड के इंडिया के अलग अलग जो लीडर्स हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और उनके बीच में क्या है, एक फ्रेंडली रिलेशन हो गया है। ये सब यहां पर इनके ऑब्जेक्टिव है। डेवलप एंड प्रोपोगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और इसका काम क्या होगा, अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर अपनी आवाज को, इस एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को यहां पर रेज करना, ठीक है। पॉपुलर डिमांड्स, जो अब देखिए यहां पर क्या इनका कहना था कि जो पॉपुलर डिमांड्स है ना, उस पॉपुलर डिमांड्स को हम लोग अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे। मतलब उनको कहना यह था, अभी मॉडरेट्स यहां पर रूल करना शुरू करेंगे तो आपको बताऊंगा कि मॉडरेट्स कौन थे, लेकिन जो मॉडरेट्स थे ना, उनका ये मानना था कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज अभी जो है वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। वो बेसिकली जैसे वो कह रहे थे कि अंग्रेज जो है वो समझ नहीं पा रहे भारत की रियल कंडीशन क्या है, व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ द पीपल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और उनकी डिमांड भी यही थी, उनकी अप्रोच भी यही था। वो ये कह रहे थे अंग्रेजों से, मॉडरेट्स कहते थे कि देखिए जैसे आप अपने देश में गवर्न करते हैं ना, वैसे ही हमें गवर्न करिए, हमें क्यों बदलना नहीं है आपको, वी जस्ट वांट सम रिफॉर्म्स, वी डोंट वांट चेंज, वी वांट रिफॉर्म्स। आप जैसे अंग्रेज में, ब्रिटेन में अपने आप को रूल कर रहे हैं, आप वैसे ही हमको रूल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके यहाँ खुश हैं, एकदम रह रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर क्या, ये पॉपुलर डिमांड जो भी लोगों की होंगी, वॉट एवर द डिमांड्स ऑफ द पीपल, हम वो आपको यहाँ पर बता देंगे, अकॉर्डिंगली आप चीजें चेंज कर दीजिएगा। ये बात वो कांग्रेस जो है उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ रहेगा। सो प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स टू यूनिफाई the people over a common economic and political program, develop a consolidate national unity लाने की कोशिश यहां पर करेगा कांग्रेस, ठीक है। among the irrespective religion of caste province, कहीं भी आप रह रहे हो, कहीं भी कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, आपके अंदर क्या रहेगा, एक नेशनल यूनिटी यहां पर लाने की बात करी जाएगी। प्रमोट एंड नर्चर द इंडियन नेशनल मूवमेंट विद केयर, ठीक है। नाउ ये तो यहां पर हो गया इनके कांग्रेस के यहां पर ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन बात ये है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे कर रहे थे, व्हाट वाज द अप्रोच, है ना, क्या वो अप्रोच यहां पर रख रहे थे, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस गो अहेड, इसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एरा ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। एरा ऑफ मॉडरेट्स यानी कि हम अपने इस वाले सेकंड वाले टॉपिक पे आते हैं कि क्या इनका यहां पर एरा रहा, इसको यहां पर समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या था यहां पर इनका सिनेरियो, देखिएगा ना प्लीज एक बार हेडिंग लिख लीजिए, एरा ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। अब देखिए हम जब अपने यहां पर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने की बात, तो हम देखते हैं कि प्लीज राइट एरा ऑफ मॉडरेट्स, एरा ऑफ मॉडरेट्स, एरा ऑफ मॉडरेट्स, प्लीज सी। तो पहले यहां ये समझिए कि फ्रीडम्स जो यहां पर हमारे लीडर्स थे, है ना, वो दो तरीके से डिवाइडेड थे। जो हमारे लीडर्स हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक वो लीडर हो गए
एक वो लीडर्स हैं जिनको यहां पर मॉडरेट्स कहा जाएगा, मॉडरेट्स कहा जाएगा, और एक वो हो गए जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाएगा, इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाएगा। इनको आपकी बेसिक आइडियोलॉजी समझनी है कि ये दोनों कैसे यहां पर अलग थे, ठीक है। तो हमारे जो लीडर्स हैं, यानी कि जो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जो अपनी बातें रख रहे हैं, भारत को किस प्रकार से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो लीडर्स दो प्रकार के थे, एक तो मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। तो मॉडरेट्स कौन है? मॉडरेट्स वो लोग थे जो 1885 के बाद जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा है, ठीक है, तो वहां से लेकर आपको देखने को मिलेगा कि ये 1905 के आसपास तक आपको ये पीरियड आपको देखने को मिलेगा कि यहां तक ये लोग जो है वो रूल लगभग करते हैं, ठीक है, मॉडरेट्स हो गए, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखोगे आप एक्सट्रीमिस्ट्स, यू विल फाइंड 1905 से लेकर समवेयर अराउंड यू विल फाइंड टिल 1915 हम बोल देंगे कि भाई ये जो फेज है ये आपका एक्सट्रीमिस्ट का फेज हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के जो ईयर है दैट इज इतना वो नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि हाँ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में यहाँ पर ये लोग डिवाइड जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखोगे 1907 में जाके सूरत स्प्लिट भी होगा, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट ठीक है एनीवे समझेंगे। तो मॉडरेट्स क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है मॉडरेट्स, यानी कि मॉडरेट है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक एक्सट्रीम पे भी नहीं है कि एकदम शांत बैठे हुए हैं, और ऐसे भी नहीं है कि एकदम तवाए हुए हैं कि भैया मार डालेंगे, काट डालेंगे, फाट डालेंगे, वो भी नहीं है। तो ये मॉडरेट्स है, दे आर मॉडरेट्स। तो बेसिकली इनको यहाँ पर क्या मॉडरेट, इनको बोला जाता है नरम दल। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है नरम दल, ठीक है, दे आर द नरम दल, ठीक है, नरम दल। और ये एक्सट्रीमिस्ट जो है इनको बोला जाता है गरम दल, इनको बोला जाता है गरम दल। तो अगर कोई नरम दल का है ना, यानी कि ज्यादा एग्रेशन इनके अंदर नहीं है ना, लैकिंग एग्रेशन, ये एग्रेशन इनका इतना नहीं है, एग्रेशन इनका क्या होगा, एग्रेशन इनका इतना नहीं होगा, वो कम एग्रेशन यहां पर होगा, ठीक है। लेकिन आप एक्सट्रीमिस्ट में देखोगे तो यू विल फाइंड कि इनके अंदर काफी एग्रेशन है, ये काफी एग्रेसिव होंगे, ठीक है, ये काफी एग्रेसिव होंगे, यानी कि अपनी पॉलिसीज में, ऐसा नहीं है कि मारकाट करने लग जाएंगे, अपनी पॉलिसीज में एग्रेसिव होंगे, यानी कि इनके मेथड्स में डिफरेंट था। इनका जो यहाँ पर बढ़ने का आगे तरीका है ना, जो इनकी अप्रोच है, उस अप्रोच में फर्क है इन दोनों का, बस दैट्स इट, ठीक है। बाकी आजादी ये भी चाह रहे हैं, आजादी ये भी चाहेंगे, लेकिन अप्रोच में फर्क है। अब इनकी क्या अप्रोच थी और इनकी क्या अप्रोच थी, इसको यहां थोड़ा हम लोग समझते हैं। चलिए पहले तो देखते हैं कि व्हाट वाज द बेसिक अप्रोच। आइए इसको भी यहां पर देख लेते हैं, प्लीज सी। देखो अप्रोच समझते हैं कि क्या थी। लेट अस सी द अप्रोच, बना लीजिएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए इनका मानना यह था मॉडरेट्स का कि भाई हमें क्या करना है ना, ये जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ द पीपल। तो लोगों की डिमांड अगर हमको फील करवानी है कि व्हाट दे एक्चुअली वांट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली लोगों के अंदर खुद पब्लिक ओपिनियन लाना पड़ेगा। लोगों के अंदर लोगों को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अवेकन करना पड़ेगा। लोग अपने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जगाएं, लोगों को पता चलना चाहिए उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तब लोग जब बताएंगे कि यार हमारे खिलाफ ये चीज है, हमारे खिलाफ है ये चीज, है ना, हम इसको नहीं चाहते हैं, तभी जाके अंग्रेज को चेंज कर पाएंगे। बिकॉज अंग्रेज समझ ही नहीं रहे कि इंडियन की डिमांड क्या है। तो उन मॉडरेट से कहना यह कि अंग्रेज बुरे नहीं थे, अंग्रेज बुरे नहीं है, जस्ट दैट वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार वो भारत चाहता क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहे। अब मॉडरेट्स को इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कभी कभी, है ना, कि भाई ये कोई तरीका थोड़ी था आप लोगों का। तो बेसिकली यहां पर उनका कहना यह था कि देखिए, अंग्रेजों लोगों से कहा कि देखिए साहब ऐसा है, बड़ी इज्जत से बात होती थी, ऐसा नहीं है कि एकदम तलवारें निकली हो, बड़ी इज्जत से बात होती, साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे हैं आप लोग बहुत बढ़िया है, सुपीरियर है आप लोग, सब कुछ है, आपका कल्चर ऐसा वैसा सब कुछ बढ़िया है। आप जैसे लंदन में बैठ के रूल करते हो अपने लोगों के लिए, तो वैसे क्यों नहीं रूल कर रहे हो हमको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सरकार आपकी है, हर चीज आपका है ना, आप चला रहे हो सरकार, हम तो खाली यहां पर है। तो लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो मत करो, बस दैट इज द ओनली थिंग वी वांट। तो इन लोगों को लगता था कि अगर हम लोग अंग्रेजों की बात बोलेंगे तो अंग्रेजों को बात समझ में आएगी, तब वो अपने अंदर वहां पर अपनी पॉलिसीज में वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो बेसिकली व्हाट दिस पीपल वांटेड इज रिफॉर्म्स। तो ये चाह रहे थे कि मॉडरेट्स चाहते थे क्रिएट पब्लिक ओपिनियन यहां पर लोगों में राइज हो। यानी कि जब मैं पब्लिक ओपिनियन बोल रहा हूं, यानी कि लोगों के अंदर क्या हो, यहां पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस राइज हो, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर राइज हो, ठीक है। लोगों के अंदर आप देखोगे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी, देन उसके बाद हम कह सकते हैं नेशनल स्पिरिट का राइज होगा, उनके अंदर नेशनल स्पिरिट आएगी। फिर ये लोग जो है क्या होंगे, ये लोग आप देखोगे तो दे विल यूनाइट ऑल्सो, तभी लोग यहां पर यूनाइट होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद आप जब पब्लिक ओपिनियन रख दोगे कि भाई जनता ये चाहती है, देन उसके बाद यू विल परसुएड द ब्रिटिशर्स, यू विल डू परसुएड ब्रिटिशर्स। आप ब्रिटिशर्स को बोलोगे कि देखिए भैया लोग तो ये चाहते हैं, मेजॉरिटी रूल यही चाह रहा है, सब लोग डेमोक्रेसी वाले लोग हैं, आप लोग समझते हैं, हमारा ऐसा काम कर दीजिए। तो आप ब्रिटिशर्स को यहां पर परसुएड कर रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएड कर रहे हो फॉर व्हाट, फॉर रिफॉर्म्स।
ध्यान रखना, यहां चेंज की बात नहीं हो रही है, यहां पर रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि आप कुछ रिफॉर्म्स हमारे लिए कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये हो गया ना। व्हाट वाज द मेथड? जब ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो गया, ये भी प्रदूषण कर रहे हैं, तो व्हाट वाज द मेथड? इनका मेथड क्या था? प्रेयर्स। आपने सुना होगा 3P। 3P हमेशा सुनते आ रहे हैं सर, हमेशा से हमने बचपन से पढ़ा है। क्या था 3P? प्रेयर्स। प्रेयर्स, हम पहले प्रेयर करेंगे, यानी कि हम आपसे यहां पर हाथ जोड़ के दरख्वास्त करेंगे कि साहब ऐसी बात सुन लीजिए। आप नहीं सुनोगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम पेटिशन दाखिल करेंगे आपके लिए, आपके खिलाफ पेटिशन दाखिल करेंगे कि साहब देखिए लिखित में दे दिया हमने आपको, ऐसा कर दीजिए, ये तो गलत हो रहा है। कुछ पेटिशन यहां पर करेंगे और फिर भी बात नहीं आएगी, देन वी विल प्रोटेस्ट, ठीक है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे, सड़कें जाम कर देंगे, ये सब नहीं है। प्रोटेस्ट भी हम कैसे करेंगे? अंडर द हम कह सकते हैं ना, डोमेन ऑफ द लॉज। हम लॉ को नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो प्रोटेस्ट भी अगर हो रहा है ना, तो अंडर डोमेन ऑफ ऑल लॉज, हम सारे कानून को मद्देनजर रखते हुए यहां पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर ये सब भी फेल हो जाता है, देन उसके बाद व्हाट वी विल डू इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। फिर कुछ नहीं होगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर एजिटेशन करेंगे कि भाई पार्लियामेंट के लिए सामने बैठ के हम थोड़ा करे, कहेंगे गलत है, ये सब चीजें वो सब है ना। बट दिस विल ऑल्सो हैपन विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, अलग से यहां पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर एक बात है, ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या कह रहे हैं मॉडरेट्स? इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है, देखिए पॉइंट नंबर ई, कि जो यहां पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना, या हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो ब्रिटिश का है, वो पॉलिटिकल कनेक्शन जो इंडिया का ब्रिटिश से है ना, वो भारत के इंटरेस्ट में ही है। तो पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन जो हमारा अभी इंडिया का है इस वक्त, वो क्या है? वो विद इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ही है। पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटिश इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हमारे इंटरेस्ट में ही है, ये हमारे भले के लिए है। और साथ में ये लोग ये भी कह रहे थे कि नॉट ओनली दिस, आप देखोगे ये लोग एक ही कह रहे, ये भी कह रहे थे, पॉइंट नंबर एफ, कि भाई एक बात और थी कि टाइम इज नॉट राइट फॉर डायरेक्ट क्लैश। टाइम एंड कंडीशंस, ना वक्त है और ना माहौल है। टाइम एंड कंडीशन नॉट राइट फॉर डायरेक्ट क्लैश। हम डायरेक्ट क्लैश अभी नहीं कर सकते हैं अंग्रेजों के साथ, अभी हमारा उतना यहां पर अभी हम स्ट्रांग नहीं हुए हैं, ना हमारे मासेस को कुछ पता है ना कुछ है, तो हम डायरेक्ट क्लैश तो भी अंग्रेजों से नहीं कर सकते। वही होगा जो अभी हम 1857 क्रांति में देख के आ रहे हैं। तो टाइम इज नॉट राइट कि दैट वी गो फॉर द डायरेक्ट क्लैश अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये यहां पर कुछ इनके यहां पर तरीके थे, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूट, अब ये समझ में आ रहा है आपको? तो दिस वाज द अप्रोच, दिस इज बेसिकली द अप्रोच जो हम यहां पर बात कर रहे थे कि इनकी अप्रोच यहां पर क्या थी, ठीक है। इनकी अप्रोच यहां पर क्या थी वो हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करेंगे हम। अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स देख ले कौन कौन थे, जैसे सबसे बड़ा नाम आपको मिलेगा दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम जो आपको मिलेगा यहां पर, दैट इज दादा भाई नाराओजी, नाराओजी, ठीक है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह मेहता हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, ऑफ कोर्स फिरोज शाह मेहता, ठीक है। ही इज कॉल्ड एज द लायन ऑफ बॉम्बे, कॉल्ड एज द लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, ठीक है। लायन ऑफ बॉम्बे, ही इज आल्सो कॉल्ड द अनक्राउंड किंग ऑफ, अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे भी इसको कहा जाता था, इनको फिरोज शाह मेहता को, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1885 से लेकर 1905 का ये जो यहाँ पर दौर है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में एक नाम और लिख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऑल्सो, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अभी हमने ये भी देखा था, ऑफ कोर्स ये तो पहले से ही थे, है ना। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इज देयर, उमेश चंद्र बैनर्जी इज ऑल्सो देयर, राइट। तो ये लोग भी होंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं जो आपको मॉडरेट्स के देखने को मिल रहे हैं, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स। तो यहाँ पर आपको लीडर्स के नाम मिल रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए वाचा हो गया, दादा भाई नौरोजी, वाचा नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। फिरोज शाह मेहता हो गए, WC बैनर्जी हो गए, उमेश चंद्र SN बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, ठीक है। तो ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस को 1885 से लेकर 1905। तो पहले 20 साल जो थे कांग्रेस के, जब बना कांग्रेस, तो उसके 20 साल तो यहाँ पर मॉडरेट्स, जो यहाँ पर अभी बताया मैंने आपको, वो लोग उसको डोमिनेट करते हैं, है ना। इनका बिलीव क्या है? लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिसीज में इनका यहाँ पर विश्वास था। तो ये मॉडरेट पॉलिसी रखते थे, कोई ऐसा एक्सट्रीमिज्म इनके अंदर नहीं था। लेबल्ड एज मॉडरेट्स, क्यों? टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट। अब चूंकि इनको एक्सट्रीमिस्ट से डिस्टिंग्विश, ऐसा थोड़ी था कि उस वक्त 1885 में हम कह सकते हैं कि भाई ये लोग जो है ना पहले से मॉडरेट्स थे,
ये तो तब पता चला जब एक्सट्रीमिस्ट आए 1905 में, उनका पॉलिसी अलग था, उनका अप्रोच अलग था, तो उनसे अलग करने के लिए हमने उसको लेबल किया है ना, वी हैव जस्ट लेबल्ड हिम कि भाई ये मॉडरेट्स थे, इनकी पॉलिसी थोड़ी सी नरम थी, ठीक है। तो ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद तो हमने देख ही लिया यहां पर इनका अप्रोच क्या था। इनका अप्रोच आप देखोगे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन करने की बात कर रहे थे विद इन लॉ, राइट। इनका प्रोसेस, इनका जो तरीका था बड़ा स्लो था, क्योंकि ये एजुटेशन की बात करते थे, कभी स्लो है। आज साहब आए नहीं तो एजुटेशन भी नहीं हो रहा है ना। आज जो है किसके सामने एजुटेशन करें, तो प्रोसेस बहुत स्लो, एजुटेशन हो भी रहा है तो बैठे हुए हैं दिन भर, तो वो सब चीजें है ना। ऑर्डरली यहाँ पर एक ऑर्डर की तरफ प्रोग्रेस किया जा रहा है, ठीक है। इनका तरीका क्या था, वही प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट करने का तरीका था। और इनकी यहाँ पर दो मेथोलॉजी थी, एक तो क्या, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस को अराइज करना, और फिर उसके बाद ब्रिटिश को यहाँ पर क्या करना, परसुएट करना। परसुएशन और ब्रिटिश, आपको बताया, ये दो इनके यहाँ पर तरीके थे, ठीक है। अब इनका अप्रोच और क्या था कि भाई अगर यहां पर ये प्रेयर पिटीशन का तरीका फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एजुटेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो क्या किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इस बात को समझिए क्या हुआ कि आईएनसी यहां क्या किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कमेटी गठित करी गई, स्टैब्लिश करी गई लंदन में 1889 में, ठीक है ना। 1889 में इसको वहां पर स्टैब्लिश किया गया। सोचिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभी कहा गया कि कमेटी लंदन में बैठेगी, और वो कमेटी लंदन में जो होगी ना, वो सीधे पार्लियामेंट को बताएगी कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पर। तो ये भी इन्होंने कोशिश करी, भारत में तो है ही ये लोग, फिर उन्होंने कहा चलो सब वहीं चलते हैं, लंदन चलते हैं। वहां पर जाके क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी बनाई गई, स्टैब्लिश इन लंदन। लंदन में भी कमेटी बना दी आईएनसी की। आईएनसी का बॉडी है, कमेटी है जो वहां पर बैठी हुई है, ठीक है, जो फॉलोड द वर्क ऑफ डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड दादाभाई नौरोजी, हु रेज द रिलेटेड इश्यूज इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द थ्रू सपोर्टेड बाय एमपीज लाइक चार्ल्स ब्रैडलॉफ। अब यहां पर ये वो लोग हैं क्या है कि जैसे समझ लीजिए कि इंडिया में यू विल फाइंड, ठीक है, इंडिया में यू विल फाइंड कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे कि यू विल फाइंड इन यहाँ पर ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में भी इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में यहाँ पहुंच के इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कमेटी बना दिया यहाँ पर भी। और ये कमेटी सेम तरीके से फंक्शन कर रही थी जैसे यहाँ पर इंडिया में करती है, ठीक है, सेम तरीके से फंक्शन कर रही है। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो बातें बोलनी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही जा रही हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बातें जो है यहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्टेड बाय एमपीज लाइक, अब कुछ एमपीज हैं ब्रिटेन के जैसे चार्ल्स ब्रैडलॉफ, अदर्स लाइक विलियम वेडनबर्न फर्स्ट चेयरमैन, विलियम डिग्बी सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये लोग थे। तो प्रपोज आईएनसी सेशन इन लंदन, अब जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एक सेशन यहाँ प्रपोज था कि हम 1892 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा ना, वो हम 1892 का वो लंदन में करेंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया कि 1891 में वहां पर चुनाव आ गए थे, और चुनाव की वजह से क्या हुआ, फिर उसके बाद ये वहां पर कैंसिल हो गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, फिर वहां पर कभी ये हुआ ही नहीं, ये सेशन हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स वेर देयर, राइट। तो ये आ गए अब हम आ गए कॉन्ट्रीब्यूशंस के, ठीक है। तो कहिए तो मैं इसको हटा दूं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सब चीजें आपको बता दी। ये स्लाइड में छोड़ देता हूं, है ना, इन स्लाइड्स को मैं हटा देता हूं, बिकॉज ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लगी हैं, तो इन दोनों को मैं हटा के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की। तो हम बात जब कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की, लेट अस कम टू दिस पॉइंट। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी हो गया, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की, फिर उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे। चलिए कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या क्या था, आइए जरा देखते हैं जल्दी जल्दी, आइए जरा देखते हैं। तो चार इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट्स हैं, इन्हीं चार पॉइंट्स में हमको समझना है। और जैसे कि आप लोग ने इसको ऑलरेडी विपिन चंद्रा सर की एनसीईआरटी पढ़ी थी हम मुझसे जब, तब भी आपने इसको सुना था, ठीक है। आप लोग बचपन से भी इसको पढ़ते आ रहे हो, है ना, क्लास 9th की एनसीईआरटी में था, मतलब जगह जगह आपको था, क्लास 8th की एनसीईआरटी में था। क्या है कॉन्ट्रीब्यूशंस मॉडरेट्स का क्या उन्होंने किया क्या, ठीक है। अगर इस प्रकार की अप्रोच थी तो उससे कर क्या पाए वो लोग, कुछ कर पाए खास, हाँ किया, क्या किया उन्होंने। पहला पॉइंट तो यही था कि भाई उन्होंने यहाँ पर इस बात का इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म दिया, किसका, जो यहाँ पर अंग्रेज थे, कि भाई ये अंग्रेजों की वजह से ना हमारा इकोनॉमिक स्थिति जो आज हमारी इंडिया की हो गई है वो बिकॉज ऑफ द अंग्रेजी है ना। यानी कि इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यहाँ पर इन लोगों ने दिया, ठीक है। इसको भी चाहे तो आप लोग एक बार मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पर एक बार चाहो तो मेंशन, वैसे लिखा हुआ है, आइए इसको नीचे देख लेते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा और कुछ नहीं है। देखिए इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अब देखो इकोनॉमिक क्रिटिक, इकोनॉमिक मतलब कि भाई जो भी यहाँ पर हालात है इस वक्त, इकोनॉमी है भारत की, उसका सिंपल रीजन है ब्रिटिश का जो इंपीरियलिज्म हमारे ऊपर चल रहा है वो। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ड्रेन थ्योरी दी गई थी, ड्रेन थ्योरी, ठीक है, आपने हमेशा सुनी होगी ड्रेन थ्योरी, ठीक है। तो ड्रेन थ्योरी यहां पर आई। अब ये ड्रेन थ्योरी यू विल फाइंड कि दादाभाई नौरोजी इज देयर, है ना। ये किताब देखिएगा यहाँ पर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाउ सी, अन ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश जैसे रूल करते हैं अपने आप को इन लंदन, वैसा रूल नहीं कर रहे हैं ये लोग, अन ब्रिटिश तरीके से रूल कर रहे हैं। मतलब अगर ये अपने ब्रिटिश पने पे उतर आए, ये अपना ब्रिटिश पना दिखाने लग जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन ये ब्रिटिश पना नहीं दिखा रहे हैं, ये कुछ और पना दिखा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर इनका कहना यह था कि भाई अगर ये ब्रिटिश पना क्यों, अन ब्रिटिश पना क्यों दिखा रहे हो, है ना, कुछ ब्रिटिश पना दिखा देते तो काम हो जाता। लेकिन तुम्हारा ये जो तरीका है ना अन ब्रिटिश पना, ये जो तरीका है कि आप हमारा रॉ मटेरियल क्या कर रहे हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। कैसे हो रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा
तो इसमें भी कुछ ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें भी। आइए इसको एक बार मेंशन कर ही लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिक क्रिटिक, इकोनॉमिक क्रिटिक, है ना। ये भी हमने देखा कैसे हो रहा है, ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी। अब हो क्या रहा है इसमें, ड्रेन थ्योरी कैसे यहां पर देख रहे हैं हम लोग, ड्रेन थ्योरी क्या कर रहे हैं। हो ये रहा है इसमें कि जैसे मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, ये इंडिया, ये ब्रिटेन। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हो ये रहा है कि इंडिया में रॉ मटेरियल यहां पर मिलता है, रॉ मटेरियल। तो हमारा रॉ मटेरियल ये लोग ले जाते हैं, हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जा रहे हैं, और ये रॉ मटेरियल जो हमसे खरीद रहे हैं बड़े सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट समझ लो, है ना। तो यानी कि अगर हमसे रॉ मटेरियल लिया तो हमको पैसा भी नहीं मिला, हमारा सामान भी चला गया। ब्रिटेन अपने यहाँ जाके चीजों का फिनिश गुड्स करता, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग करके फिर से इंडिया में फाइनल गुड्स को बेचने ले जाता, फाइनल गुड्स को बेचने के लिए ले आएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जा रहा है, हमसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, लेकिन उसका पैसा भी ढंग से नहीं दे रहे हैं। तो एक तो वहां पर हमको लॉस हुआ, तो एज एन एक्सपोर्टर भी हम लॉस कर गए, हमको इतना पैसा नहीं मिला। जब वो गुड्स, हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में पहुंचा, तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, मशीनें लग गई थी, इंडस्ट्रीज में चीजों को बनाया गया, बढ़िया एकदम फाइनल गुड्स बन के आया, बढ़िया बढ़िया तरीके चमचमाता हुआ सामान, उसको भारत में आके बेच दिया, तो वहीं के लोगों ने खरीद लिया, और जो पैसा मिला उसको ले गए वापस। हर तरीके से पैसा उन्हीं को मिल रहा था। तो यानी कि भारत का जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रहा था, है ना। यानी कि हमारा रॉ मटेरियल भी जा रहा है, और जब फाइनल गुड्स हमारी कंट्री में बेच रहे हैं तो वो पैसा भी हम ही से ले जा रहे हैं, पैसा भी हम ही से वापस ले गए। तो ये ड्रेन थ्योरी थी यहां पर बोली गई है, ठीक है, सिंपल है यहां पर, ठीक है। दूसरा यहां पर नोट करिएगा, दूसरा देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव प्रोपेगेंडा, लेजिस्लेटिव प्रोपेगेंडा। यानी कि इनका प्रोपेगेंडा अब क्या होने लगा, देखिए जरा अब यहाँ इनका क्या तरीका था, समझते हैं इस बात को। देखिए व्हाट यूज्ड टू हैपन, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या होता था, अब आपने देखा कि यू सॉ 1857 हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे इस लड़ाई के बाद इमीडिएटली अंग्रेजों को अकल आई कि यार नहीं यार ये दिक्कत हो जाएगी। सो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने 1858 में कानून बनाया, ठीक है, और इस कानून का नाम क्या रखा था, इसको बोला था एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया, है ना, याद आ रहा होगा। ये एक्ट का नाम इन्होंने रखा था कि भैया ये जो एक्ट बनाया है ना हमने 1858 में, ये एक्ट ऐसा है जो हमें इंडिया को बेटर करने के लिए है। तो इन्होंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए थे, इन्होंने ऐसा चेंज किया था कि देखिए हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में क्या होगा, अब ब्रिटेन में यहां पर क्या होगा, देयर विल बी वन पर्सन जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सीधे यहां पर रिपोर्ट करेगा। भाई अभी तक क्या था कि इंडिया में जो आपके गवर्नर जनरल हैं वो अंग्रेजों को अपनी बातें बताते थे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये सब था। अभी क्या किया गया, ब्रिटेन में कह दिया गया कि यहाँ पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ये सीधे सीधे ब्रिटेन की पार्लियामेंट को चीजें बताएगा, और इसको असिस्ट करेंगे कौन, इसको असिस्ट करेंगे काउंसिल ऑफ, इसकी काउंसिल, काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, 15 मेंबर की काउंसिल होगा जो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहां पर क्या करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा। बात समझ आ रही है, ये हमने देखा 1858 में हुआ था, ठीक है। तो ये बताया गया कि दिस इज एन एक्ट, ये एक तरह का एक्ट है, और वो एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इसको यहाँ पर बोला गया, क्लियर है, ठीक है, इसमें कुछ भी खास नहीं बात, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, 1861 का एक एक्ट और बनाया। 1861 के एक्ट में क्या किया कि देखिए यहां पर एक चीज और है कि भाई एक तो ये कर दिया एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल दिया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ब्रिटेन में जिसको 15 मेंबर एसेस करेंगे, और इंडिया में जो गवर्नर जनरल था अभी तक, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसको एक एडिशनल डेजिग्नेशन दे दिया गया था, क्या, उसको बोल दिया गया था कि तुम जो है तुम यहां पर क्या हो जाओगे, वाइसरॉय हो जाओगे, वाइसरॉय। एक्चुअली यहां पर मुझे लिखना है तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है, मैं अभी इसको मिटा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा दूंगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली क्या, यहां पर बोला कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है ना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है ना, वो आप देखोगे तो उसको एक एडिशनल डेजिग्नेशन मिला, दैट इज वाइसरॉय का, ये हमने देखा था। नाउ अब ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल है या वाइसरॉय है, यहां पर 1861 में क्या किया गया उसको समझते हैं। देखो इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसको जगह यहां पर मैं लिख देता हूं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि भाई इसके पास दो तरह के विंग्स होते हैं, एक इसका आपको देखोगे इसका एक एग्जीक्यूटिव विंग है ना, हम देखते हैं ना गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एक इसका लेजिस्लेटिव विंग है, एक इसका लेजिस्लेटिव विंग, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि यहां पर आपको कोई देखने को नहीं मिलता था, नो वन वाज हियर, ठीक है, यहां पर कोई नहीं था।
अब यहाँ क्या करने लगे लोग कि यहाँ पर दो प्रकार के मेंबर को अपॉइंट करने लग गए। एक होंगे ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि वो जो अंग्रेजों के मेंबर्स हैं, ऑफिशियल मेंबर्स हैं। एक वो हो गए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि भारत के लोगों ने इतना उठापटक किया है तो उनका ऐसा है, ये लोग उठापटक जो कर रहे हैं ना, थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे जो हैं उनको यहां पर अपॉइंट करो, यानी कि उनको आप लेजिस्लेटिव जगह पे ले आओ, यानी कि लॉ मेकिंग पे ले आओ, बट उनको कोई राइट्स नहीं दिए, बस लाके बैठाल दिया, बस लाके यहां बैठाल दिया। उससे क्या हुआ, थोड़ी इनको क्या मिलेगी, शांति मिल जाएगी, लोगों को लगेगा चलो ठीक है हमको जो है प्रोसेस में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई फायदा इससे नहीं था, सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, दे हैड नो पावर। पावर के नाम पे अगर बोला जाए, पावर के नाम पे देखा जाए तो पावर वॉज जीरो, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या फायदा इससे, इंपैक्ट धीरे धीरे पड़ेगा, धीरे धीरे इंपैक्ट आएगा। जैसे आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, फिर ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं क्या कर सकते थे, अपनी कोई बातों को पार्लियामेंट में रेस कर सकते थे, है ना। कोई बात है अगर किसी अंग्रेजों के खिलाफ बोलनी है तो बोल देते थे, बजट में अपना डिस्कशन में बैठ सकते थे, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन पूछना हुआ पूछ सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उनको कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, है ना। अपना बजट पे कोई यूज नहीं देने का अधिकार था, मतलब आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, बस ठीक है बैठे रहो सुनते रहो, है ना। तो यहां पर लोगों को लगा कि भाई ये क्या मतलब है ना, 1861 के एक्ट में ये काम किया गया था, बट उसको लगा कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर क्या किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर इनको लगा कि नहीं यार दिक्कत है, गलत है ये तो, फिर 1892 का एक्ट आया। अब उन्होंने यहां पर कुछ चीजें फिर चेंज किया, उनको लगा यार दिक्कत हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता, एक काम करते हैं कुछ और लोगों को भी लेके आते हैं। अब यहां पर कहा कि जो ये लोग होंगे ना, जो आपके ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लोग हैं, ये लोग जो होंगे ना, ये पार्टली इलेक्टेड होंगे, ये पार्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है, पार्टली इलेक्टेड होंगे, और ये पार्टली नॉमिनेटेड होंगे, पार्टली नॉमिनेटेड होंगे, पार्टली इलेक्टेड होंगे और ये पार्टली नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, नॉमिनेट तो कौन करेगा, नॉमिनेट तो कर देगा गवर्नर जनरल, वो तो नॉमिनेट कर ही देगा, है ना, जैसा अभी तक करता आ रहा है नॉमिनेट, ठीक है। ये सब नॉमिनेटेड तो है, ये सब क्या है, नॉमिनेटेड है, ठीक है, ये नॉमिनेट हो रहे हैं। पहली बार यहां पर आप देखोगे कि इलेक्टेड की बात आई, लेकिन पार्टली इलेक्टेड क्यों, भैया ये लोग कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे मान लो कुछ यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उन्होंने यहां पर कह दिया कि इनको अपॉइंट कर दो, है ना, तो भाई उनका जो है पार्टली इलेक्शन हो गया, ठीक है, इलेक्टेड कर दिया। तो कुछ ऐसे थे जो इलेक्टेड होंगे, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर नॉमिनेट होंगे, ये यहाँ पर चेंजेस यहाँ कुछ कुछ किए गए। तो ये सब डिमांड्स जो है, ये एक तरह से आप समझ सकते हो, ये डिमांड्स थी जो मॉडरेट्स यहाँ पर पिच कर रहे थे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये यहाँ पर आप देखोगे कि 1885 के बाद आते हैं, तो 1861 के बाद ये सब चीज़ों को लाने में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। यानी कि 1885 में आप देखोगे जब कांग्रेस बन जाएगा, ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ पर ये सब चीज़ें करी गई थी 1857 की वजह से, कि भैया 1857 आया, रिवोल्ट हुआ, 1858 में कुछ चीजें चेंज करी, फिर कुछ बातें बोली गई, 1861 में चेंज कर दिया, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया, उसका कुछ इंपैक्ट पड़ा, तो यहां पर कुछ चीजें 1892 के एक्ट में कर दी गई, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं डिटेल से यहाँ पर और क्या क्या बातें हैं। देखो बहुत डिटेल से यहाँ पर नहीं दिया है चैप्टर में, आगे कहीं यहाँ भी आएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर फिलहाल इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, एक बार हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन एक बार हम हेडिंग सारी लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर सी, अब इनका कैंपेन था, और भी कैंपेन थे, and these campaign for general administration, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इकोनॉमी हो गया, ये आपका पॉलिटी हो गया, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सी एंड डी ये आपका प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि वही सिविल राइट्स, लोगों को बोलने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, जो आज फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, तो उसको भी यहां पर रेस किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, वो अपनी बातें यहां पर बोल पाए एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये यहां पर आप देखोगे तो दीज वेर बेसिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इसको फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सेल्फी, तो अर्ली नेशनलिस्ट एनालाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, देनशाह वाचा, ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पर एनालाइज किया, क्या पुट फॉरवर्ड ड्रेन थ्योरी, इन लोगों ने ड्रेन थ्योरी, तो बेसिकली इन तीनों की थ्योरी को यहाँ पर ये ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। तो बेसिकली इन तीनों का मिक्सचर ही है जो निकल के आया, वो ड्रेन थ्योरी यहाँ पर होता है टू एक्सप्लेन द एक्सप्लॉयटेशन, की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो अंग्रेजों की तरफ से यहाँ हो रहा है। सो ये अपोज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी, वो कह रहे थे कि भाई इंडिया को कॉलोनियल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म मत करिए, जो आप कर रहे हो अभी, है ना। कैसे, नेशनलिस्ट डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को आप इंडिपेंडेंट कर दीजिए अपनी इकोनॉमी से, ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से सामान ले जा रहे हो, अपने यहाँ गुड्स बना रहे हो, फिर आप हमारे यहाँ सामान लेके आ रहे हो, हमारे यहाँ बेच रहे हो,
प्लीज बी इंडिपेंडेंट। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस या मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी उस वक्त? मॉडरेट्स की डिमांड ये थी सेवरेंस, यानी कि सीवियर कर दो, टाइज खत्म, रिश्ते खत्म कर दो, काट दो रिश्ते, सेवरेंस ऑफ इंडियाज सब्सर्वियंस टू ब्रिटेन एंड डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली आप इसे खत्म करो, ये कनेक्शन खत्म करो। ये जो कनेक्ट आप बना के बैठे हो ना कि हमारे साथ एडवांटेज लेके अपने को फायदा पहुंचा रहे हो और फिर आप वो सामान जो है हमारे ला के बेच रहे हो। सो सेवरेंस ऑफ इंडियाज सब्सिडियंस टू ब्रिटेन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थ्रू एन इंडियन कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये बात यहां पर थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, व्हाट वाज द डिमांड। ठीक है, चलिए देन उसके बाद अब इनकी क्या डिमांड्स थी और मॉडरेट्स की? व्हाट वाज द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स नेशनलिस्ट? भाई लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए। ठीक है ना, जो आप हमसे सॉल्ट टैक्स ले रहे हो, काय का सॉल्ट टैक्स ले रहे हो भाई, क्यों सॉल्ट टैक्स ले रहे हो? आगे चल के आप देखोगे कि ये इसके खिलाफ एक कैंपेन भी चलाएंगे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भाई हमको आप पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो तो किस बात का टैक्स ले रहे हो हमसे। ठीक है, तो धीरे धीरे सब डिमांड भी आएंगे। अभी खाली ये डिमांड है कि सॉल्ट टैक्स खत्म करिए, है ना, वर्किंग कंडीशन को लोगों की इंप्रूव करिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो बेमतलब का फिजूल खर्चे कर रहे हो, आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो मिलिट्री के ऊपर, देयर इज नो पॉइंट, आप उसे कम करिए। प्रमोटिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, है ना, हमारे कंट्रीज में आप मॉडर्न इंडस्ट्रीज को लेके आइए, उसमें भारत के लोगों को फायदा हो एंड ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पर जो है बोली गई। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा वेर यूज्ड इन द लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर के अंदर टू पुश फॉर द चेंज, की चेंजेस हों, रिफॉर्म्स आए, तो उसके लिए प्रोपेगेंडा लेजिस्लेचर के अंदर किया गया, वहां पर आवाजें उठाई गई मॉडरेट्स के द्वारा कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। तो अपनी डिमांड्स, कोई डिमांड्स है उनको पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने जाके यहां पर पेश करना शुरू किया था। ठीक है, देन नाउ दिस इज नाउ लेजिस्लेचर के अंदर क्या किया उन्होंने, व्हाट वाज द प्रोपेगेंडा? सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक क्रिटिक हो गया। दिस वाज द इकोनॉमिक क्रिटिक जो हम यहाँ पर देख रहे थे, दिस वाज द इकोनॉमिक क्रिटिक, यहाँ पर इकोनॉमिक क्रिटिक था। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और क्या उन्होंने प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको काफी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे ही काउंसिल जो हुआ करते थे, ठीक है, कोई रियल पावर नहीं थी उनके पास, 1920 तक कोई भी रियल पावर उनके पास नहीं आई। ठीक है, अब नेशनलिस्ट यूज दिस काउंसिल्स टू ग्रो द नेशनल मूवमेंट। अब एक्चुअली क्या था, पावर नहीं थी तो आप कहोगे सर क्या मतलब है, पावर ही नहीं है तो व्हाट इज द पॉइंट, पावर नहीं है तो क्यों उसको यहाँ पर रखा? एक्चुअली पावर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया ताकि बाकी लोगों के अंदर वो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो यहाँ पर राइज हो जाए। अब 1861 का एक्ट यही कुछ था। जैसे क्या हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक इंपॉर्टेंट काउंसिल था, यानी कोई भी इसमें पावर नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकता, एक इंपॉर्टेंसी है इसके अंदर, यानी कि इट्स ऑफ नो यूज। 1861 का जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, देखो ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं पार्लियामेंट, यानी कि जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैं, तो उनका यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, उनका यहाँ पर जो काउंसिल है, ठीक है, इन्हीं के अंडर जो यहाँ पर काउंसिल फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो इसको पूरा मिला के बोल देते थे कि भाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थी, यानी कि कोई पावर इसके पास यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, इट्स टोटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिजाइन टू मेक ऑफिशियल मेजर्स सीम रिप्रेजेंटेटिव, फ्यू इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल। अब काउंसिल में भी देखो कुछ ही मेंबर्स हैं, कुछ ही मेंबर्स हैं, है ना। आप देखोगे 1862 से लेकर 1892 तक 30 सालों में सिर्फ 45 इंडियंस थे जो इस काउंसिल के अंदर यहाँ पर रखे गए थे। क्या ही बात अपनी पेश कर पाए होंगे वो, ठीक है ना, क्या ही बात कर पाए होंगे। और ऐसे लोग रखे जो बेसिकली वेल्दी हैं, ऐसे लोग रखे जो थोड़े लैंडेड क्लास के, ऐसे लोग रखे जो उनके लिए लॉयल होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रखा भी यहाँ पर इस पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, सो फ्यू पॉलिटिकल फिगर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स वे नॉमिनेटेड। कौन कौन नॉन आउट किया गया था? सैयद अहमद खान, कृष्णदास पाल, वीएन मांडलिक, केएल नुलकर, राज बिहारी घोष, इस तरह के यहाँ पर लोगों को आप देखोगे। फ्यू पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको यहाँ पर अंग्रेजों ने नॉमिनेट करके रखा था इनके अंदर। तो इन्हीं के लोग यहाँ पर इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं के फायदे में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। 1892 में क्या हुआ, एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म हुए काउंसिल्स के अंदर। क्या यहां पर हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट बन के आ गया 1892 का। अगेन ये एक्ट भी आया तो, बट इट वाज डिसअपॉइंटेड, है ना, कुछ ज्यादा इसमें हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बताया ना कि जैसे नाम के लिए अपॉइंटमेंट्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये नेशनलिस्ट डिमांड्स, अब मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड इंडियंस, कंट्रोल ओवर बजट, ये सब होना चाहिए, लेकिन कोई इनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। इन्होंने स्लोगन दिया कि भाई जब तुम हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, तुम काहे को टैक्सेशन कर रहे हो हमारे ऊपर, तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आपका इसी के बाद आया। ठीक है, अब आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स वाइडेंड ओवर टाइम। हुआ क्या कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स जो है यहाँ पर वाइडेंड हो रही थी। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस में हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम यहाँ पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि हमने तो डायरेक्ट क्लैश करके देख ही लिया था ना 1857 में, जो हुआ था हम जानते ही हैं। तो अगर हम फिर से वही काम करते तो फिर वो बात नहीं बनती, इसलिए मॉडरेट्स की तरह हमने काम किया। तो यहाँ पर इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा कि धीरे धीरे जो है लोगों को समझ में भी आया, क्योंकि लोग भी इतने ट्रेंड नहीं थे उस वक्त। अगर आप डायरेक्ट क्लैश बोलते तो बोलो एक आध ईटा गुम्मा उठा लेता, एक आध लाठी उठा लेता,
एक आध वो लोग कहता कि हाथ जोड़ रहा होता, मतलब सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मासेस ट्रेन ही नहीं थे ना, मासेस ही ट्रेन नहीं थे, उनको पता नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी कि अंग्रेजों पे एक दबाव बनाना यहाँ पर शुरू करने की बात थी। तो लीडर्स लाइक दादाभाई नौरोजी, लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, ठीक है, डिमांडेड व्हाट, सेल्फ गवर्नमेंट। इनकी डिमांड क्या हो गई कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट हमको दे दीजिए, वी नीड सेल्फ गवर्नेंस। फिरोज शाह मेहता, इनका नाम मैंने बताया, ही इज नोन एज द लायन ऑफ बॉम्बे, ठीक है। गोखले क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रपोजल। सो ये सब यहाँ पर मॉडरेट लीडर्स है जो सरकार को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यू विल सी कि यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश इंटेंडेड टू यूज काउंसिल्स टू इनकॉर्पोरेट वोकल इंडियन लीडर्स। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, अब ब्रिटिश यहाँ पर उनका इंटेंशन क्या है कि इन काउंसिल्स में उसको रखो जो बेसिकली वोकल इंडस्ट्री, जो लीडर इंडियन लीडर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करो, जो बातें उठा रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। टू लेट देम लेट ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टीम, यानी कि क्या होगा इससे कि भैया वो जो उनके अंदर पॉलिटिकल एक कॉन्शियसनेस ग्रो हो रही होगी, एक जो उनके अंदर एक आग निकल बन रही होगी कि भाई ये मतलब उनके अंदर होना है कि दे मस्ट बी एंग्री, जो उनका एंगर बन रहा होगा, जो उनके अंदर एक दिमाग में एंगर गुस्सा भर रहा होगा, वो यहाँ पर गुस्सा निकल जाएगा। टू लेट देम लेट ऑफ, निकल जाएगा गुस्सा, ठीक है। इंपॉर्टेंट काउंसिल्स थी, कुछ कोई फायदा नहीं था, काउंसिल में कोई पावर तो थी नहीं यहाँ पर, ठीक है। और वो एकदम रिमेन डेफ टू क्रिटिसिज्म, कोई उनका जो भी क्रिटिसिज्म कर रही है, जो भी बातें बोल रही है, उसे कोई सुनवाई नहीं है। नेशनलिस्ट ट्रांसफॉर्म काउंसिल फोरम्स, अब ये नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इनको फोरम्स में कन्वर्ट किया, है ना। क्या बोल रहे हैं कि भाई वेंटिलेटिंग पॉपुलर ग्रीवियंसेस, राइट, देन फॉर एक्सपोजिंग डिफेक्ट्स ऑफ इंडिफरेंट ब्यूरोक्रेसी। अब इसका काम ये सब के लिए होने लगा, फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब का काम कर रहा है आई मतलब ये जो आपका आईएनसी है वो ये सब काम करने लगा। ये काउंसिल्स जो हैं, काउंसिल्स बेसिकली काउंसिल्स में नेशनलिस्ट जो है वो ये सब बातों कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। डिफेक्ट्स बता रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी में क्या डिफेक्ट्स है आपके यहाँ, है ना। पॉपुलर ग्रीवियंसेस को यहाँ पर वेंटिलेटिंग मतलब उनको एक तरह से ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। रेजिंग बेसिक इकोनॉमिक इशूज, है ना, कि भाई यहाँ पर आप टैक्स ले रहे हो, यहाँ पर आप ये कर रहे हो। तो यस ठीक है, नो डाउट कि भाई बहुत कुछ यहाँ पर नहीं इफेक्ट पड़ा था, बट हाँ नेशनलिस्ट ने यहाँ पर कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दी थी और वो एक तरह से कुछ दबाव जो है वो सरकार पे बना रहा था, ठीक है। सो नेशनलिस्ट इनहांस द पॉलिटिकल स्टेचर, ये बात हुई थी, एक पॉलिटिकल स्टेचर तो इंक्रीज हो ही गया था नेशनलिस्ट का, ठीक है, जिस प्रकार की डिमांड वो रख रहे थे, राइट। और फिर उसके बाद जनरेटेड एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स को जनरेट किया गया, यानी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज है, उसको यहाँ पर उस कॉन्शियसनेस को रेज किया गया कि तुम्हारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तुम सप्रेस हो रहे हो, है ना। लोगों को अवेकनिंग करी गई, राइट। नेशनलिस्ट फेल टू वाइडन द डेमोक्रेटिक बेस ऑफ द मूवमेंट, बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि जो नेशनलिस्ट थे ना, मॉडरेट्स, वो एक्चुअली जो डेमोक्रेटिक बेस है ना उसको वाइड नहीं कर पाए ना। एक्चुअली क्या था, मैं आपको एक बार बताता हूं, यहाँ पर इसको बेसिक समझिएगा कि यहाँ पर जो मॉडरेट्स थे ना, मॉडरेट्स आप देखोगे तो दे डिड नॉट हैव उनके अंदर मतलब दे डिड नॉट बिलीव मासेस को बिलीव नहीं कर रहे थे, मासेस में विश्वास नहीं था, उनको लग रहा था कि मासेस कुछ कर नहीं पाएंगे, मासेस में विश्वास नहीं था, उनको लग रहा था कि यार मासेस ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मॉडरेट ज्यादातर जो अलाइन थे वो ब्रिटिशर्स से होते थे, है ना, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेजी हैं जो समझ सकते हैं, ये अपने यहाँ रूल भी करते हैं, तो बेसिकली ये हमको भी रूल कर लेंगे। तो इनको जो एक्सपेक्टेशंस इनसे है, यस इनसे एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मॉडरेट्स को इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है, इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि भाई आप तो अपने मासेस को कुछ मान ही नहीं रहे थे, आपने अपने मासेस को कुछ यहाँ पर समझा ही नहीं, है ना, ये प्रॉब्लम हुई। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, डेमोक्रेटिक बेस जो है वो वाइड नहीं हो पाया, ठीक है। देयरफॉर डेमोक्रेटिक बेस couldn't be widened, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाया, couldn't be widened, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है, क्लियर। सो डिड नॉट डिमांड द राइट टू वोट फॉर ऑल, ये भी डिमांड नहीं किया था कि सबको वोट करने का अधिकार हो। डिड नॉट इंक्लूड द मासेस स्पेशली द वुमेन को तो बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं किया था मॉडरेट्स ने। तो ये सब बातें यहां पर आपने देखी, ठीक है ना। अब 1892 के उसमें क्या बोला गया, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस अब फॉर्म हो चुका है, ठीक है, मॉडरेट्स अब काम कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसमें आप देखोगे, मतलब गवर्नर जनरल का काउंसिल और साथ में जो पूरा पार्लियामेंट एक तरीके से, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एडिशनल मेंबर्स यहां पर आए, कुछ एडिशनल मेंबर्स को ऐड किया। गवर्नर जनरल अलाउड 10 to 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब एक तरह से इंडिया इतने आपको इंडियन मेंबर्स दिखने लग गए इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है ना ये नॉमिनेटेड होंगे बाय द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो कुछ ये यहाँ पर नॉमिनेटेड हैं, मेंबर्स कुड बी रिकमेंडेड ऑल्सो। अब कुछ मेंबर्स यहाँ पर रिकमेंड हो रहे हैं। तो ये जो बात आई ना, मैंने आपको यहाँ लिखा था, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा था दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने लिखा पार्टली इलेक्टेड वाला, तो पार्टली इलेक्टेड बेसिकली नाम के लिए इलेक्टेड था। एक्चुअली आप देखोगे तो ये इलेक्टेड भी नहीं था, ये एक्चुअली आप देखोगे तो इट वाज नॉमिनेशन ओनली, है ना, रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन था,
ठीक है। ये आपके नाम के लिए था कि भाई हम यहां पर जो है इलेक्ट कर रहे हैं, पार्टली इलेक्टेड होंगे, बट ये दिस वाज अ रिकमेंडेशन, है ना ये इन्हें इलेक्टेड भी नहीं थे, ठीक है, तो नाम के लिए था। यही बात यहाँ पर जो है मेंशन भी करी हुई है, ठीक है, यही बात यहाँ पर आप देखोगे तो लिखी भी हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेंबर्स कुड बी रिकमेंडेड, कहाँ से, यूनिवर्सिटी से रिकमेंड हो रहे हैं, म्यूनिसपैलिटीज से, जमींदार, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ से लोग हो रहे हैं। तो 1892 के एक्ट में डिटेल में आगे आएगा, तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि हाँ, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई थी इस एक्ट के तहत, बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स फ्रॉम द साइड ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। लेकिन ये संख्या आप देखोगे 10 से 16 के बीच में थी। और दूसरी बात, अब ये लोग पार्टली इलेक्टेड होंगे, पार्टली इलेक्टेड होंगे, यानी कि वो एक तरह से क्या, रिकमेंडेड है, वो एक तरह से क्या है, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है। और दूसरा आप देखोगे दे वर पार्टली व्हाट, दे वर पार्टली नॉमिनेटेड, पार्टली नॉमिनेटेड है, ठीक है। कौन नॉमिनेट कर रहा है इनको, नॉमिनेट बाय बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, नॉमिनेशन ही हो रहा है, इलेक्शन इज नॉट देयर, ठीक है। आई होप ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। नाउ 1892 मेन प्रोविजंस मैंने आपको बताया क्या, कि भाई बजट पे डिस्कशन करना है, उनको लागू हो गया था, बट कुछ भी अगेन बात है, बजट पे डिस्कस ही कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात हो गई थी, अचीवमेंट था उनके लिए कि चलो बजट के अंदर बैठाया तो हमको, है ना, हम कुछ बोल तो पाएंगे, वो अलग बात है कि हमारी सुनी नहीं जाएगी, बट ये अचीवमेंट था उनका। देन क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे आप, है ना। कोई आप कहोगे कि क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें, है ना, या आप सोचो कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लें, है ना, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नॉट अलाउड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नॉट अलाउड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर मेन प्रोविजंस थे इंडियन नेशनल काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थे, तो मैंने आपको लिमिटेशन बताया, सप्लीमेंट्री यहाँ पर क्वेश्चन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफिशियल्स रिटेन्ड मेजॉरिटी इन द काउंसिल, मेकिंग नॉन ऑफिशियल वॉइस इनइफेक्टिव। भले ही नॉन ऑफिशियल नंबर 10 से 16 के बीच में हो गए, लेकिन इसके बाद भी जो ऑफिशियल नंबर्स थे उनकी संख्या बहुत थी, तो उनकी आवाज का कोई मतलब ही नहीं होता था, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल थे, ठीक है। रिफॉर्म्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिफॉर्म कर दिया गया, मेट ओनली फॉर एन एवरेज ऑफ 13 डेज अंटिल 1909। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम यहां घुस के पार्लियामेंट के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन एजुटेशन करेंगे, बट द पॉइंट इज वो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ 13 दिन मिलती है, एवरेज, ऑन एन एवरेज एक साल में 13 दिन मिली खाली 1919 तक, ठीक है। ओनली 5 आउट ऑफ 24, जो 5 थे 24 में से 5 अनऑफिशियल इंडियन मेंबर्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग्स, सिर्फ 5 ही यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं। बजट कुड नॉट बी वोटेड अपॉन, आप बजट पे डिस्कस तो कर सकते हो, प्रेजेंट हो सकते हो, बट आप यहां पर कुड नॉट वोट नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको पावर दी गई, बट वो पावर आप देखोगे लिमिटेशंस क्या था, कि वही बात है कि इंडियन काउंसिल एक्ट पावर बस नाम के लिए थी, पावर लिमिटेशन क्या था कि इनइफेक्टिव था, इनइफेक्टिव, कोई बहुत इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ा, ठीक है, इनइफेक्टिव था। पावर्स दी भी गई, जैसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, ठीक है, कुड नॉट बी डिस्कस्ड, ये बातें हो गई। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ और इनके जनरल जो कैंपेन्स हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे यहाँ पर इनके। तो हमने इकोनॉमी देख लिया, हमने पॉलिटी देख लिया, अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें। बस सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल कहा कि भाई जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें आप इंडियनाइजेशन करिए, यानी कि आप इंडियंस को इंक्लूड करिए, ये तो हमने देखा ही था, है ना। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, अंग्रेजों की सैलरी ज्यादा होती थी, इंडियंस की सैलरी कम थी, तो ये कहा गया कि भाई जो हाई एमोल्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स को मिल रहे हैं वो हमको मिलने चाहिए, और इतने हाई इनको मत दो, है ना, इंक्लूड करो इंडियंस को, इकोनॉमिक वुड बी मोर इकोनॉमिकल, इंडियंस को लेके आओ अपने यहाँ, ठीक है। यही बात बोली कि इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज हो रहा है ड्यू टू द रेमिटेड सैलरीज। अब आप अंग्रेजों को अपॉइंट कर लेते हो अपने यहाँ अपने कामकाज के लिए, और वो अपनी सैलरीज अंग्रेज लंदन भेज देते हैं, तो रेमिटेंसेज हमारे जो हैं वो ये रेमिटेंसेज के नाम पे पैसा बाहर जा रहा है। रेमिटेंस क्या होता है कि भाई ऐसे मान लो ये ब्रिटिशर्स थे, ये अपने यहाँ ब्रिटिशर्स को नौकरी पे रख रहे हैं इंडिया के अंदर, तो क्या होता है वो अपनी सैलरी लंदन भेज देते थे, तो इसको रेमिटेंस, तो रेमिटेंसेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी ड्रेन हो रही है। इंडियंस डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना, अगेंस्ट बाय बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन देनी है, जहाँ पर ट्रस्ट की पोजीशन है, तो वो यहाँ पर जो है नहीं दी जाती है उनको, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दीजिए, ये भी यहाँ पर उनकी क्या है, यहाँ कैंपेन्स थे, इसके खिलाफ भी क्या है, इसके लिए भी कैंपेन थे, है ना। ये जो ऑपरेसिव और टायरेनिकल मेथड है, ब्यूरोक्रेसी जो इतनी यहाँ पर टायरनी हो गई है, ब्यूरोक्रेटिक हो गई है, अथॉरिटेटिव हो गई है, वो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया उसको। एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ भी यहाँ पर आवाज उठाई गई थी, ठीक है। देन उसके बाद फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पर क्या किया गया, उसको भी यहाँ क्रिटिसाइज किया गया, है ना। जैसे आपने बर्मा को अनेक्स कर लिया, गलत अनेक्स किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, ये भी आपने गलत किया, है ना। आपने ट्राइबल मूवमेंट्स का सप्रेशन किया, वो भी आपने सही नहीं किया। हैवी कॉस्ट ऑफ इंडियन ट्रेजरी, बहुत खर्चा हो रहा है भारत की ट्रेजरी का, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर ये लोग कर रहे थे, ठीक है, इतना ही है। देन उसके बाद
कॉल फॉर इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन, अब ज्यादा पैसा खर्च करिए किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करिए हमारे, ये बात मॉडरेट्स यहाँ पर बोल रहे थे, है ना। वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, इसके ऊपर पैसा खर्च करिए, इरिगेशन वर्क के ऊपर पैसा खर्च करिए, एग्रीकल्चर के लिए पैसा खर्च करिए। तो यानी कि ये कह रहे थे कि इन कामों के लिए आप पैसा खर्च करिए, जो आप अभी पैसा खर्च कर रहे हो सही पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर, तो जो इंडियन लेबर्स अब्रॉड काम कर रहे हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट करिए। सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इट्स वेरी सिंपल, जो लोगों के बोलने का अधिकार है, लोगों के यहाँ पर राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्री स्पीच है, थॉट है, एसोसिएशन है, ये सब आप यहाँ पर अलाउ करिए, ठीक है। सिंपल है, डेमोक्रेटिक आइडियाज हो लोगों के अंदर, है ना, लोग अपना यहाँ पर जो है ऑल दीज थिंग अपनी अपनी जो यहाँ पर जो भी उनके राइट्स हैं उसको यहाँ पर रख पाए। पब्लिक आउटरीच हो गया, अब देखो ये सब राइट्स मिलने की बात ही तो है कि तिलक का जब यहाँ पर अरेस्ट हुआ था तो लोग पब्लिक आउटरीच कर दिए, लोग सड़कों पर उतर आए थे, ठीक है। इसके अलावा अदर लीडर्स लाइक नाटू ब्रदर्स, डिपोर्टेशन जब हुआ था विदाउट ट्रायल, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर पब्लिक आउटरीच देखने को मिला था। तो धीरे धीरे यहाँ पर इस तरह की बातों को भी यहाँ पर ये ला रहे थे कि भाई सिविल राइट का प्रोटेक्शन दिया जाए। नाउ अब यहाँ पर दो बातें और बची है, दैट इज लास्ट पार्ट, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, इनका इवैल्यूएशन भी करने को आ गया। चलिए देखते हैं, एक तो क्या रोल ऑफ मासेस। अब बात ये है कि यहाँ पर क्या और एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, दो चीजें हमें देखनी है कि एटीट्यूड क्या था गवर्नमेंट का, रोल ऑफ मासेस क्या है। देखो पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि एक इवैल्यूएशन कर लेते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कि उन्होंने क्या किया और कितना फायदा नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड प्रोग्रेसिव फोर्सेज ऑफ द टाइम, ये बात तो सही है कि जो यहाँ पर मॉडरेट थे वो उस वक्त के जो फोर्सेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक नेशनल अवेकनिंग यहाँ पर ले आए थे, है ना, ये हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। फिर ट्रेंड पीपल इन पॉलिटिकल वर्क, है ना, यानी कि लोगों को ट्रेन किया, मॉडर्न आइडियाज उनके अंदर डेवलप किए, राइट। एक्सप्लॉइटेटिव जो कैरेक्टर था कॉलोनियल रूल का वो भी सामने लेके आए कि देखो अंग्रेज कितना बुरा चाहते हैं हमारे लिए, ठीक है। फेल टू वाइडन डेमोक्रेटिक बेस, लेकिन जो डेमोक्रेटिक बेस था उसको वाइडन नहीं कर पाए क्योंकि वो मासेस पे बिलीव ही नहीं करते थे। क्रिएटेड सोशल बेस फॉर मोर विग्रस मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट इन द फ्यूचर, अब फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा उसके लिए यहाँ पर ये बेस बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो रोल ऑफ मासेस है, मासेस अगेन यहाँ पर मासेस को आपने इतना इंक्लूड नहीं किया था तो मासेस कितना ही क्या करेंगे, ठीक है। मॉडरेट फेस हैज अ नैरो सोशल बेस एंड पैसिव मासेस, है ना, मासेस पे आपने बिलीव ही नहीं किया। अर्ली नेशनलिस्ट लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन मासेस में विश्वास ही नहीं रखते थे। दे सॉ डिवीजन इन सोसाइटी, हमको लगा था सोसाइटी में डिवीजन है, इंडियन सोसाइटी खुद डिवाइडेड है, कंजर्वेटिव आइडियाज है सोसाइटी हमारे लोगों के अंदर, है ना। मॉडरेट्स उनको सोचा कि एक काम करते हैं कि भैया टू वेल्ड एलिमेंट्स इनटू अ नेशनल नेशन बिफोर पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स से पहले हमें मतलब कुछ ऐसे आइडियाज को इंकलकेट करना पड़ेगा इनके अंदर, लोगों के अंदर, तभी कुछ होगा। दे फेल टू सी द डाइवर्स एलिमेंट्स, लेकिन उनको दिक्कत ये थी कि उन मॉडरेट्स को वो चीज नहीं दिखी कि यार ये लोग ऑलरेडी बहुत डाइवर्स है और अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनके पास अलग तरह का पोटेंशियल है, ये सब चीजें मॉडरेट्स यहाँ पर मिस आउट कर गए, है ना। इससे क्या हुआ, मास पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं हुआ, है ना, लेटर नेशनलिस्ट, और इसीलिए क्या हुआ आगे चल के कुछ यहाँ पर ऐसे नेशनलिस्ट थे जो मिलिटेंसी पे कन्वर्ट करते हैं ना, टुक मिलिटेंट पोजीशंस, ऐसा भी हो गया। तो अर्ली नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेड इमर्जिंग इंडिया अगेंस्ट कॉलोनियल इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये हो गया। देन उसके बाद एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी कैसा था, बहुत ही रूड एटीट्यूड था, है ना। ये इनको लगा कि अरे ये तो हमारे खिलाफ विद्रोह करने लगे, इनको उंगलियां पकड़ाई, हाथ पकड़ने लगे, और फिर बहुत सारी उल्टी सीधी गालियां वालियां दी गई भारत के यहाँ पर लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड क्या बोला उनको, गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू कॉलिंग नेशनलिस्ट, क्या बोल रहे हैं, सेडिशियस ब्राह्मण्स कह रहे हैं, है ना, डिसलॉयल बाबूस कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे बाबू थे, हमारे खिलाफ ही जो है यहाँ पर ये आवाज उठाने लगे, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया है क्या हॉस्टाइल हो गई टुवर्ड्स कांग्रेस कि भैया कांग्रेस तो बहुत खराब काम कर रही है। कांग्रेस एम्फसाइज्ड लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन एंड यूज्ड टू मॉडरेट मेथड्स, लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी कांग्रेस जो है ना वो सिर्फ अपने आप को ना सोशल इश्यूज तक लिमिट रखे, ये पॉलिटिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इन सब में घुसने की कोशिश ना करे, इकोनॉमिक इश्यूज पे घुसने की कोशिश ना करे। ये यहाँ पर गवर्नमेंट का डिमांड था, ठीक है। तो गवर्नमेंट जा रही थी, डफरिन कॉल्ड द कांग्रेस अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ये लोग और यहाँ पर इस तरह की बातें बोली जा रही है। तो जब सरकार को लगा कि यार ये तो हमारे खिलाफ ही बोलने लगे, हम ही इनको यहाँ पर लेके आए पार्लियामेंट के अंदर, इनको कुछ यहाँ पर बातें कही, इनको राइट्स दिए, लेकिन आज की डेट में देखो ये लोग हमारे खिलाफ आवाज खड़े कर दिए, हमारे खिलाफ ही आवाज उठाए गए, ठीक है। गवर्नमेंट अडॉप्टेड व्हाट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, गवर्नमेंट ने यहाँ पर अडॉप्ट करी कांग्रेस के आगे। इसलिए आप देखोगे आगे चल के यू विल फाइंड कि धीरे धीरे यहाँ पर इनके अंदर डिवीजन भी होना शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल्स इंकरेज्ड रिएक्शनरी एलिमेंट्स, अब जो यहाँ पर ऑफिशियल्स जो अंग्रेजों ने यहाँ पर लेके आए, लाइक फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान हो गए, राजा शिव प्रसाद सिंह हो गए, टू काउंटर कांग्रेस, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए अब देखो किसको लेके आए, सर सैयद अहमद खान को लेके आए। तो एक डिवीजन करने का यहाँ पर कोशिश शुरू कर दिया था, है ना। जैसे यहाँ पर उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी भी लेके आए। गवर्नमेंट ट्राई टू डिवाइड नेशनलिस्ट ऑन द रिलीजन बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश करी कि भाई तो एक यूनाइट हो गए सारे नेशनलिस्ट, इनको डिवाइड करो, धर्म के बेसिस पर डिवाइड किया गया, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यूज करी गई यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट फेल टू चेक द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट यहाँ पर ये फेल कर गई समझने के लिए, गवर्नमेंट यहाँ पर फेल कर गई समझने के लिए कि जो यहाँ पर आप देखोगे टाइड है, जो एक आग है वो उठ रही है नेशनलिज्म की, और उसको यहाँ फेल चेक करने में फेल कर रही थी,
ठीक है। तो बस यही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था एज आई सेड, ठीक है, इतना ही बड़ा चैप्टर है, तो हम अपने इस चैप्टर को आज यहाँ एंड करते हैं। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई। बड़ा सिंपल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी इसमें थी नहीं, और जितना था मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मुझे आंसर भेज सकते हैं आप लोग टेलीग्राम पर लिखकर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन। थैंक यू सो मच।